All right, hi everyone. Yeah, good morning. Good morning, sir. Good morning everyone. एक दो मिनट रुक जाते हैं, बाकी लोगों का वेट कर लेते हैं, ज्वाइन कर रहे हैं जब तक बच्चे। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था जो मैंने लास्ट क्लास में भेजा था आप लोगों को? लास्ट क्लास में DPP 3, DPP 4 भी होमवर्क दिया था। अपना कितना होमवर्क इकट्ठा हो चुका है अभी तक? सर बस DPP 3 और 4 उसके पहले का सब डिस्कस कर चुके हैं। उसके पहले का सब डिस्कस कर लिया ना, ठीक है। थोड़ा सा होमवर्क करेंगे फिर डिस्कशन करेंगे। All right. Okay, let's quickly work on this question. ये वाला क्वेश्चन याद है आप लोगों को? लास्ट क्लास से मैंने दिया था जब हम लोग वॉल्यूम का डिस्कशन कर रहे थे, दैट गैसेस के लिए वी कैन डू वॉल्यूम में एनालिसिस एंड सीइंग दैट एनालिसिस हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया होगा सॉल्व करने के लिए। तो इसमें कैसा रहेगा, एक अननोन एल्केन है जिसके बारे में हमें फाइंड आउट करना है। तो ये अननोन एल्केन जो है we kept it as CnH2n+2, right? That is the first hint. और इसका रिएक्शन होगा। इसमें एक नोटिसेबल जो चीज़ है वो ये रहेगी दैट क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऑल वॉल्यूम मेजरमेंट्स आर एट रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, राइट? तो जो वाटर फॉर्म होगा यहाँ पर ये हम लोग लिक्विड ही लेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा दैट जब ये वॉल्यूम की कैलकुलेशन हो रही है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना कि वॉल्यूम रिड्यूसेस बाय 50%, तो उन कैलकुलेशंस में H2O को हमें एक्सक्लूड कर देना पड़ेगा, लाइक इट्स वॉल्यूम कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू गैसेस, ठीक है। यू कैन इनफैक्ट सी दैट इन दिस एग्जांपल। इनफैक्ट इसके पहले भी मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को कराया हुआ था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था by doing the mole analysis and volume analysis that volume of liquids can be neglected। वैसे ही मैंने यहाँ पर एक ये सैम्पल एग्जाम्पल भी आपके सामने शेयर करा हुआ है that if you take 1 mole of CH4 and 2 mole of O2 to give you 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O, then by doing the calculations at ATMP आपको ये रियलाइज होगा कि गैसेस का वॉल्यूम तो काफ़ी सारा है, लीटर्स में जा रहा है, बट H2O क्योंकि लिक्विड है तो उसके लिए हम लोग 22.4 नहीं यूज़ कर सकते। उसके लिए हमें सिंपल मास अपॉन डेंसिटी यूज़ करना पड़ेगा and it comes up around 36 ml, right? So can you see that 36 ml is so less as compared to these other volumes, so it can be neglected in the calculations, ठीक है। This was the second hint, ठीक है। Then यहाँ पर अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, by noticing this question, ठीक है। It's a difficult question because when you look at this question you kind of feel that like hardly कुछ data दिया है, there isn't much data that is given in the question। otherwise आपको in general कैसी आदत है मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, आपको रिएक्शन मिलेगा, फिर आपको किसी ना किसी रिएक्टेंट का डेटा दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा, राइट? या फिर प्रोडक्ट का डेटा दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कितना रिएक्टेंट लगेगा, राइट? दैट इज द काइंड ऑफ डेटा दैट इज टिपिकली गिवन और शोन इन क्वेश्चंस, इन नॉर्मल क्वेश्चंस, सर है ना। बट यहाँ पर व्हेन यू रीड दैट क्वेश्चन यू फाइंड दैट डर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन कि ये मतलब कुछ दिया ही नहीं है, बस इतना बोल के छोड़ दिया कि जो वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर है दैट रिड्यूसेस बाय 50%, ठीक है। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, उसके लिए थर्ड हिंट इज दैट डोंट हेजिटेट टू टेक वेरिएबल्स, ठीक है। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में देयर इज नो हार्ड डेटा, ठीक है। इवन इफ यू अज्यूम अ वैल्यू टू विच स्टार्ट विद कि यू नो लेट द वॉल्यूम ऑफ एल्केन बी VmL और 100 ml, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। दैट इज समथिंग विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स
फाइंड अ चैलेंज विद इन द बिगिनिंग कि सर हम स्टार्ट कैसे करें, हमको ये समझ में नहीं आ रहा, हाउ डू आई स्टार्ट सच क्वेश्चन। सो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने में अगर आपको वेरिएबल्स भी लेने पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये 3 हिंट समझ में आ रही है दैट आर यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। सर हाँ सर इससे सिमिलर सम जो हमने पहले क्लास में किया था स्टोइचियोमेट्री के, हाँ उसमें आपने दिया था कांस्टेंट टीएनटी, तो हमने अज्यूम कर लिया था ना कि H2O गैसेस है। हाँ यहाँ पे क्योंकि रूम टेम्परेचर दिया था इसलिए आपने उसको लिक्विड लिया, यस करेक्ट? ओके। ठीक है। सो यहाँ पर अब इतना हिंट्स के बाद में अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, लाइक आई नीड टू एनालाइज दिस रिएक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर आप नोटिस करना, आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस फॉर यू, ठीक है। व्हाट इज दैट फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस, ठीक है। लेट मी एक्चुअली रब इट ताकि हम लोग डिस्कस कर पाए, ठीक है। दैट फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस इज समथिंग इन दिस नेचर कि हम लोग एक रिएक्शन का स्टार्ट ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। फिर उसमें देखेंगे कितना क्या रिएक्ट हो रहा है, कितना क्या प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। एंड एंड में व्हाट इज इट दैट इज गोइंग टू बी देयर, ठीक है। एक रिएक्शन को मैं इस फॉर्मेट में एनालाइज कर सकता हूँ ना, स्टार्टिंग में व्हाट इज देयर, रिएक्टेंट रहेगा, कितना अमाउंट रहेगा, फिर रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट होंगे, प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो कितना रिएक्ट हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो मैं यहाँ पर एनालाइज करूंगा आपके सामने, एंड एंड में किसका कितना अमाउंट बचेगा। एनालिसिस रहेगा आपके लिए इम्पोर्टेंट टू स्ट्रक्चर योर थॉट प्रोसेस, राइट। नाउ डू आई हैव, ठीक है। एंड यहाँ पर आप नोटिस करना, ये जो एनालिसिस रहेगा ये टिपिकली मैं मोल्स में करूंगा, ठीक है। दिस इज समथिंग विच आई विल बी आइदर डूइंग इट इन मोल्स, और क्योंकि यहाँ पर गैसेज है और वॉल्यूम का कैलकुलेशन है तो मैं किस में एनालिसिस कर रहा हूँ अभी, वॉल्यूम में, ठीक है। टिपिकली आई विल डू सच एनालिसिस इन मोल्स, बट यहाँ पर लेट मी डू दैट एनालिसिस इन वॉल्यूम, क्योंकि डेटा जो है वॉल्यूम में ही दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है। All right, what do you expect as the start, how much of alkane do we have? Is there some information that is given in the question that how much alkane we have? There is no such information, right? So is it okay if I use the hint 3? Don't hesitate to take variable, right? Now do you want to take VML or 100 ml? What is it that you want to take? 100 ml. 100 ml, चलो ठीक है, मतलब I can see that your choice is for a convenience rather than rigorous problem solving, but चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो 100 ml, तो 100 ml से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। बट मैं मेहनत करवाऊंगा इसके बाद, मैं तुम्ही से VML में भी सॉल्व करवाऊंगा, हाँ सर। ठीक है। तो ये 100 ml ले लिया। नाउ डू यू थिंक O2 का कुछ डेटा दिया हुआ है? Is there some data of O2 that is given in the question? Well, there is no direct data of O2 that is given in the question, but For rate. हाँ कुछ दिया हुआ है O2 के बारे में, that it is just sufficient amount present, है कि नहीं? What is meant by just sufficient amount? Minimum amount. ठीक है, as per the coefficient जितना रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जा रहा है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं
इसका कोफिशिएंट कितना है एल्केन का 1 और ऑक्सीजन का कोफिशिएंट कितना है 3n + 1/2. तो व्हाट डू यू थिंक द वॉल्यूम ऑफ O2 इज देयर? इट इज 3n + 1/2 into 100 ml, है कि नहीं? So can you explain the meaning of just sufficient again? Just sufficient would mean that जितना requirement as per the stoichiometry as per the coefficient है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है. ये वर्ड समझ में आया just sufficient अभी? Sir, as in moles stoichiometric coefficient ही है. मोल्स Yes, के रेशियो में है, मतलब यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, इसका कोफिशिएंट 1 हाँ है. सर ये समझा. ठीक है, जस्ट सफिशिएंट का मतलब ये हो गया दैट इट इज एज पर द कोफिशिएंट्स दैट आर देयर. ठीक है, एज पर द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स आई शुड से. ठीक है, व्हाट अबाउट CO2 and H2O? Do we have any of them in the start? No sir. There is nothing of the products, right? स्टार्टिंग में तो सिर्फ रिएक्टेंट ही रहेंगे ना. चलो ठीक है, ग्रेट. अब Sir, हाँ, sir, we've written 3n + 1/2 into 100 ml. That's because we had taken the volume to be as 100 ml, right? because we have taken the volume of the alkane to be 100 ml ना, तो उसमें कितना O2 रिक्वायर्ड रहेगा वो मैं निकाल सकता हूँ ना कोफिशिएंट्स का यूज करके. तो सर हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कर दो, आपकी जो इच्छा है वो कर दो. मतलब if you want क्योंकि like it's this 2 is over moles. here and 2 over here and 2 over here, that's absolutely fine. No, so I'm saying because O is 2, so it's 2 moles, right? नहीं नहीं, सो आई एम नॉट, यहाँ पर जो मैंने डेटा डाला है वो मैंने O2 का ही डाला है. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ O2. Okay. मतलब ये ऐसे AA + BB इज गिविंग वट एवर प्रोडक्ट्स. तो अगर इसका x मोल्स रहता है तो इसका कितना रहेगा? आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं निकालते क्या x × B/A? Yes, sir. वही तो करा है मैंने. Okay. ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो ये पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाएंगे. ठीक है, -100 है ना, और -3n + 1/2 into 100. माइनस साइन क्यों लगाया मैंने? Why did I put a minus sign over here? Because they are getting reacted, no? They are getting consumed. And what about, अब आप यहाँ से मैं आपको पूछूंगा, what about CO2? How much of CO2 will be produced? If you notice the 100 ये CN H2n + 2 और CO2 इनके कोफिशिएंट्स आप देखो, इसका कोफिशिएंट 1 है और CO2 का n है ना. तो अगर इसका 100 ml है तो इसका कितना ml प्रोड्यूस होगा? Can you get me that answer? 100n ml प्रोड्यूस होगा. एंड प्रोड्यूस होगा तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगा दूं क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? व्हाट अबाउट H2O? +100 into n + 1. लिक्विड है ना, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा. So we can neglect it in the starting. हाँ, Okay. because liquid have negligible volume. Why would I waste my time in something negligible? Why would I even try to calculate it? It is liquid, so it is negligible. So sir, here we do not apply volume analysis because it's a liquid, right? Yes.
liquid is negligible, so I don't need to really do that analysis over here. Now what is it that there is in the end? ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, तो एंड में ये 0 रहेगा, ठीक है. O2 भी पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, तो ये एंड में 0 रहेगा. व्हाट अबाउट CO2? ये प्रोड्यूस हो गया एंड H2O भी प्रोड्यूस हो गया बट नेग्लिजिबल है, राइट? इतना समझ में आया आपको? ये एनालिसिस क्लियर है? ये फॉर्मेट क्लियर है? Yes, sir. ठीक. अब अपन क्वेश्चन का डेटा रीड करेंगे, ठीक है. हम लोगों ने एक एनालिसिस कर लिया है एंड इस एनालिसिस में देयर इज दिस वेरिएबल n, राइट, दैट इज देयर एंड वी नीड टू देन सॉल्व दैट वेरिएबल, वर्क ऑन दैट वेरिएबल. उसके लिए क्वेश्चन वापस से रीड करते हैं. इज देयर सम डेटा दैट वी कैन यूज टू क्रिएट सम इक्वेशन? Yes, sir. Change in volume. Yes, sir. The same if the volume of the reaction mixture reduces by 50% upon completion of the reaction, so we can use that data, that volume before reaction. What will be the volume before reaction? Three n plus 3 divided by 2. राइट. तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे वॉल्यूम बिफोर रिएक्शन जो है दैट इज वॉल्यूम ऑफ एल्केन प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 एंड व्हाट इज वॉल्यूम आफ्टर द रिएक्शन? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2, है ना. CO2 का कितना वॉल्यूम है यहाँ पर? 100 n. ये अपने एनालिसिस से हम लोग यहाँ पुट करेंगे ना, 100 n. एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एल्केन एंड CO2? 100 प्लस 3n प्लस 1/2 इंटू 100, है कि नहीं? आर यू कंफर्टेबल? यस. बस अब इससे आप n सॉल्व कर दोगे तो आपका n का वैल्यू 3 आ जाएगा. यू गॉट टू नो व्हाट द एल्केन इज. एल्केन इज C3H8. Could you explain the reason for the negative sign? नेगेटिव साइन इज बिकॉज दे आर गेटिंग कंज्यूम्ड ना. यहाँ पर ये जो सेकंड स्टेप है स्टार्ट के बाद में, ये मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे? आई एम ट्राइंग टू एनालाइज कि कितना R स्टैंड्स फॉर व्हाट, कितना रिएक्ट हो रहा है, ठीक है. हाउ मच इज रिएक्टेड एंड P स्टैंड्स फॉर हाउ मच इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है. तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये रिएक्टेड जो है वो नेगेटिव में इसलिए लिखें क्योंकि कंज्यूम हो रहे हैं पूरे के पूरे, और प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसलिए उसके लिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दिया, ठीक है. ये फॉर्मेट मेरे लिए एंड में लाइक आगे जाके बहुत काम आएगा, ठीक है. दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक यू राइट दिस फॉर्मेट, ठीक है. आप ये फॉर्मेट लिखोगे और इस फॉर्मेट का हम लोग एक्सटेंसिवली यूज भी करा करेंगे आगे, आप देखते जाओगे. आई विल बी हेवीली यूजिंग दिस फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस, ठीक है. अगर आपको ये रिएक्टेड प्रोड्यूस वाला अभी कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू यूज इट राइट नाउ, तो आई कैन पोस्टपोन दिस. आई कैन मे बी पिक दिस अप इन सम टाइम, ठीक है. जब मैं लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तब भी पिक कर सकता हूँ, ठीक है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी के अभी इसको पकड़ने की ज़रूरत रहे. अभी आप स्टार्ट और एंड से भी काम चला सकते हो, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है. यू कुड हैव वेरी वेल जस्ट डन दिस थिंग दैट आप स्टार्ट लिखोगे और एंड लिखोगे, ठीक है. मैं इसको हटा भी दूं अगर, तो भी आपके लिए लाइफ इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगी, ठीक है. आप बस इतना लिखोगे स्टार्ट है, एंड में क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएंगे, ये पूरे कंज्यूम हो गए, और प्रोडक्ट किसके हिसाब से बन जाएगा? एल्केन के हिसाब से, CnH2n+2 एंड CO2, ठीक है. इसका 1 से n बन रहा है, तो 100 से कितना बनेगा?
ठीक है, तो अभी भी चल जाएगा, मैं आपको थोड़ी देर बाद फिर रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड वाला बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है सबको? ये लिख भी लो, सर आपने ये हिंट्स वगैरह अच्छे से लिख लो, समझ लो इस क्वेश्चन को कैसे करा हुआ है। और यहाँ पर अब इंस्टेड ऑफ 100 ml you can actually also do it using VML. सर यहाँ पे ml का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ना, you can take it v liter or हाँ whatever. हाँ, मतलब आप V लीटर्स भी यूज करना चाहोगे तो लीटर्स भी यूज कर सकते हो। लिखा सबने? ठीक है, ये एनालिसिस भी फॉर्मेट, इसको अगर आपको लिखना है तो V के फॉर्म में भी लिख लो, 100 नहीं लेना है, V लीटर्स लेना है तो V लीटर्स के फॉर्म में भी ले लो। ठीक है, V कैंसिल आउट हो जाएगा एंड में। करके देखा नयन तुमने? Sir, I'm doing it. करो करो, तुमने ही मुझे 100 ml लिखवाया था, मैं तो V हाँ लिखने वाला था। तुम मुझसे एक्स्ट्रा मेहनत करवा रही हो तो मैं भी तुमसे एक्स्ट्रा मेहनत करवाऊंगा। So sir, this sum basically became that v before is proportional to moles before and v after is proportional to moles after, right? If we ignore H2O. हाँ, आप H2O को तो नेग्लेक्ट करके रखोगे, मतलब मोल्स में आप लिखना चाहो तो लिख लो, बट अभी पूरा डेटा जो है वो वॉल्यूम में चल रहा है ना कैलकुलेशन में। पर सर तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो कट ही हो जाएगा ना एंड में। हाँ, V कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लिखा सबने ये? ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सर सॉरी, आप एंड का ये पार्ट समझा सकते हो? 50/100 of V alkane plus VO2 वो वाला। ये वॉल्यूम बिफोर है ना, as per question what is written that volume is reduced to 50%, यानी कि वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन is 50% of volume before reaction. What was before reaction? Alkane and O2. And what is after reaction? CO2 plus H2O, है ना? यस तो हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। Is this clear? यस सर। All right.
ठीक है, अब हम सीरीज रिएक्शन पे चलते हैं. व्हाट डू आई मीन बाय सीरीज रिएक्शन? एक के बाद एक रिएक्शन हो रहा है, राइट? अभी तक हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें एक ही रिएक्शन था. अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा लेते हैं. ठीक है, मान लो एक के बाद एक रिएक्शन हो रहा है और आपको उनको कनेक्ट करके पता करना है हाउ मच ऑफ समथिंग वुड बी रिक्वायर्ड और हाउ मच ऑफ समथिंग वुड बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो. ठीक है, आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू राइट बाय योरसेल्फ एंड देन लेट्स सी who is making what kind of mistake. चलो आंसर निकालो इसका. ऑलराइट, कुछ आंसर्स आने शुरू हो गए हैं. लेट्स सी हाउ मेनी मोल्स ऑफ A आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ G. ठीक है, चित्राक्ष, खुश, गार्गी, देव, मृणाल, हृदय, आपका आंसर करेक्ट है. हर्ष, रेसिप्रोकल होगा इसका. ठीक है, हाँ ठीक है, आपने बाद में करेक्ट कर दिया. हाँ ठीक. आर्य, आपने कहीं पे छोटी सी मिस्टेक करी है, फिगर आउट करो कहाँ पे वो मिस्टेक हुई है. ऑलराइट, सो यहाँ पर आप नोटिस करना
कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। एंड इसमें देयर इज दिस कॉमन केयरलेस मिस्टेक विच स्टूडेंट्स मेक, वो कैसे अवॉइड करना है, ठीक है। हाँ, आर्य और नयन, अब आपका आंसर करेक्ट है। पूर्वा, आपने केयरलेस मिस्टेक करी है, आप फिगर आउट करना कहाँ पे वो मिस्टेक करी है। तो अपन नोटिस करेंगे सीरीज रिएक्शन में हम या तो स्टार्टिंग से एंड जा सकते हैं, ठीक है, या फिर एंड से स्टार्ट जा सकते हैं। बट जैसे भी जाएंगे हमें रिएक्शन बाय रिएक्शन अपना एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लेट्स से मैं स्टार्ट से एंड जा रहा हूँ, तो लेट मी स्टार्ट माय एनालिसिस विद द फर्स्ट रिएक्शन, राइट। तो फर्स्ट रिएक्शन मुझे क्या कह रहा है, यहाँ पे मुझे ए का अमाउंट पता करना है, तो मैंने बोल दिया कि चलो ए के मोल्स एक्स रहने देते हैं, लेट द मोल्स ऑफ ए बी एक्स, एंड उसके हिसाब से फिर मैं डी निकाल लूंगा, फिर डी के हिसाब से मैं ई निकाल लूंगा, और ई के हिसाब से फिर मैं जी निकाल के चीजें कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन में एनालिसिस करते हैं। ए गिव्स 2b इज गिविंग 3c प्लस 4d, ठीक है। a प्लस 2b इज गिविंग 3c प्लस 4d। ए के अगर x मोल्स है ना, तो डी के कितने हो जाएंगे, एज पर द कोफिशिएंट दिख रहा है आप लोगों को, सीधे सीधे 4x मोल्स हो जाएंगे, है ना। काफी सिंपल हो गया। अब सेकेंड रिएक्शन पे आ जाते हैं। सेकेंड रिएक्शन क्या था, D गिव्स 2E। तो सेकेंड रिएक्शन में यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स केयरलेस मिस्टेक करते हैं, ठीक है। यहां पर वो क्या करेंगे, वो यहां पर देखेंगे सर 4D है और यहां पर सर D है, तो व्हाट दे विल डू इज दे विल से कि 4D मतलब 4x मोल्स, तो यहां पर D मतलब x मोल्स हो गया। दिस इज अ केयरलेस मिस्टेक विच यू शुड नॉट डू। जो कोफिशिएंट्स हैं वो विद इन द एनालिसिस रिएक्शन के अंदर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो काम आ रहे हैं। हम लोग जब एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन पे जा रहे हैं तो वहां पर कोफिशिएंट्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट रिएक्शन में जितना डी बना 4x मोल, वो पूरा का पूरा एज इट इज उठा के यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन में लिख दो, ठीक है। मतलब देयर इज नो नीड टू यूज कोफिशिएंट बिटवीन रिएक्शंस, ठीक है। इंटायर डी फ्रॉम द first reaction goes in the second reaction. Entire D from first reaction goes in second reaction, right? There is no need for you to use the coefficients over here. Is this clear? अब D से कितना E बनेगा उसमें मैं कोफिशिएंट यूज करूंगा, विद इन द रिएक्शन में कोफिशिएंट यूज करूंगा। D का एक कोफिशिएंट और E का 2 कोफिशिएंट है, यानी कि 1 मोल से 2 मोल बनाता है, तो 4x से 8x बनाएगा, है ना। ये समझ में आया। अब जितना E है एज इट इज पूरा अगले रिएक्शन में यूज कर लो। थर्ड रिएक्शन मेरा क्या दिया हुआ है, E प्लस एफ इज गिविंग 2G, तो ये मेरा थर्ड रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, E प्लस एफ इज गिविंग 2G, राइट। तो अब मुझे पूरा का पूरा 8x, ठीक है, वापस से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इंटायर E फ्रॉम सेकेंड रिएक्शन goes in third reaction, तो as it is यहाँ पे 8x हमने लिख लिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा। अब 8x से G कितना बनेगा, तो वो हम वापस से कोफिशिएंट नोटिस कर लेते हैं, 1 से 2 बनेगा, राइट। तो यहाँ पर G 16x बन जाएगा, एंड बोला जा रहा है कि G का मोल 1 है, तो x का वैल्यू 1/16 आ गया, ठीक है। समझ में आया कैसे प्रोसीड करना है। Yes, sir. So I took 2 moles of G. That's why I got the wrong answer. अच्छा, अदरवाइज यू फॉलोड द सेम अप्रोच। Yes, sir. But I did from end to start. हाँ, वो भी कर सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है। So can you please explain this again?
विच पार्ट, मतलब ये स्टार्टिंग में से ही? No, sir. So I didn't get the concept where you said that this would be 4x or something like that. जैसे अपन ने यहाँ से बोला कि हमारे पास A का x मोल है ना? We Yes, said sir. that we have A moles of x to start with. तो उससे कितना D बनेगा वो तो आप रिएक्शन के एनालिसिस से बता सकते हो. Yes, sir. ठीक है. अब ये जो D है जितना यहाँ बना 4x, उसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दो सेकंड रिएक्शन में. That in for D we have 4x moles and यहाँ पर अब हमें उससे फिगर आउट करना है कि कितना E बनाना है. So we looked at the coefficient and did that analysis. Yes, sir. Okay. Now what I'm saying is that some students make a careless mistake over here. What they do is that they see कि यहाँ पर 4D है और यहाँ पर D है, तो यहाँ पर 4x moles है, तो यहाँ पर वो सिर्फ x moles लिख देंगे. But that is what I'm saying कि that is not correct. Like coefficients aren't useful between reactions. You use coefficients within a reaction for analysis. ठीक है, between reactions थोड़े ना यूज करते हैं. यहाँ पर जितना D बना as it is पूरा पूरा यहाँ पे लेके आ जाओ. Simple carry forward. अब फिर विद इन द रिएक्शन आपको पता करना है D से कितना E बनेगा, तो उसमें आप यूज करो ना कोएफिशिएंट्स. समझ में आया? Yes, sir, understood. Thank you, sir. ठीक है. So, हाँ, so I did it from end to start. That's why I'm getting slightly confused in the start to end way. So यहाँ पे हमें start में x moles of A है और end में 4x moles of 4D है ना? 4x mole of D है. There is nothing like 4D. Okay. What is the compound? The compound is D. Got it then. सर मुझे लग रहा था वही जो आप बोल रहे थे ना, केयरलेस मिस्टेक होता है कि हम लोग x ले लेते हैं, वो है. हाँ, वो करते हैं. That's why I said ना कि that careless mistake happens. Now you know about it. So, हाँ, so even though I did, but I had a doubt. So when we do E plus F gives us 2G. So if we go from N to start, we have to take it like E is equal to 2G minus F. why? No, sir. आपको अगर N to start जाना है, ठीक है, तो मैं थर्ड रिएक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ. That E plus F is giving 2G, है ना? और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका 1 मोल प्रोड्यूस हुआ है. So to produce Yes, 1 mole of this, how much E would be required? Can't I just do this? yes, sir. Got it now. So that's why it was right there. मुझे पता पड़ जाएगा E का हाफ मोल लगेगा. Yes, sir. तुम क्या कह रहे हो हर्ष? What is it that parallel equation? What system of set of equations क्या? What do you mean by set of equation? ऊपर जो रिएक्शंस है ना, हाँ, इक्वेशन जैसे ट्रीट किया और सॉल्व किया. ठीक है, एक ही बात है. मतलब it's another way of saying, but it's the same thing that you have done. ठीक है, तो ये सोल्यूशन क्लियर है कैसे करना है? ठीक है, चाहिए तो ये लिख लो. ठीक है, आपको तरीके से याद रहेगा. How you got 1/16? 16x is equal to 1 हो गया ना. लाइक क्वेश्चन में दिया हुआ है that G का 1 मोल बन रहा है. Oh yes. Okay.
हाँ हाँ बिल्कुल, आप ध्रुव वैसे भी जा सकते हो। इनफैक्ट दैट इज हाउ स्टूडेंट्स गो। मतलब इतना टाइम तो मैं अभी स्टार्टिंग में लगा रहा हूँ बिकॉज आई नीड टू एक्सप्लेन दिस, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन बाय योर मेथड ओनली, दैट फटाफट फटाफट रेशियो रेशियो देखकर लेकर निकालते गए। I would have not spent this much time, but I'm teaching this for the first time. That's why I have to be very clear and elaborate. ठीक है, ऑल राइट। चलो, अगर ये समझ में आया आपको तो लेट्स अप्लाई इट ऑन अ क्वेश्चन। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन में मैं आपको रिएक्शंस दे देता हूँ, आप लोगों को रिएक्शंस नहीं पता होंगे। ठीक है, लेट मी नो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। So in the exam, it would be expected from us to know these reactions. In the exam, well, अभी तो नहीं, बट हाँ थोड़े टाइम बाद यस, व्हेन यू वुड हैव कम अक्रॉस सच रिएक्शंस अ लॉट इन केमिस्ट्री, तो सम बेसिक रिएक्शंस गेट एक्सपेक्टेड कि हाँ ये तो पता ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज इफ आई राइट एसिड प्लस बेस का लाइक क्वेश्चन, तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करूं कि आपको रिएक्शन आती होगी इज अ फेयर इनफ एक्सपेक्टेशन। मैं आपको बोलूं कि से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करना है, तो आई होप कि आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना आता है, आपको सल्फ्यूरिक एसिड लिखना आता है, और आपको उनकी रिएक्शन भी लिखनी आती है। ये थोड़ा टिपिकल था, इसलिए मैंने हिंट दे दिया यहाँ पर। Sir, what's that triangle over the arrow? वो हीट है, हीट मतलब हीटिंग करने पे ऐसा हो रहा है। अच्छा अच्छा, okay.
ऑलराइट, आया सबका आंसर? सो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले बैलेंस कर लेनी पड़ेगी। पहली इक्वेशन हमने बैलेंस कर ली, 1 मोल ऑफ KClO3 से पता पड़ा 3/2 मोल ऑफ O2 मिल रहा है, राइट। फिर दूसरी इक्वेशन बैलेंस कर ली और उसमें एज इट इज 3/2 मोल्स कैरी फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। और इसमें अब फिर हम Al2O3 का मोल्स बता देंगे, कोफिशिएंट्स के रेशियो में हमें पता पड़ जाएगा, 3 से 2 बन रहे हैं तो 3/2 से 1 मोल बनेगा, राइट। तो ए ऑप्शन विल बी माय आंसर। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? कैसे करा? ठीक है। अगर आप केयरलेस मिस्टेक कर रहे हो कहीं पर तो प्लीज आइडेंटिफाई वेयर इज दैट केयरलेस मिस्टेक दैट यू आर डूइंग। All right, now हाँ हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो महक, नॉट अ प्रॉब्लम। या बैलेंसिंग में ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आप मतलब होल नंबर्स में करो, आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, दैट्स आल्सो ओके। ठीक है, ऑलराइट, सो गुड। सीरीज रिएक्शंस में अब आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आ गया है। इट्स नथिंग न्यू एक्चुअली, इट लुक्स अ लिटिल बिट स्कैरी कि यू नो एक साथ 3-4 रिएक्शन हो रही है, बट इट्स अ सिंपल स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी। आप एक को सॉल्व करते हो, फिर अगले पे आते हो, फिर अगले से अगले पे आते हो, एंड दैट्स हाउ यू प्रोसीड, वेरी बेसिक। अच्छा, लेट्स कम टू दिस नेक्स्ट important concept that is called as the case of limiting reagent। ठीक है, important है ये, काफी important case रहेगा, this will be extensively used in our discussions। तो ये कैसा रहेगा case of limiting reagent, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं थ्रू द बेसिक एग्जाम्पल। ठीक है, see let's say I have the basic reaction like N2 plus 3H2 giving 2NH3, right? and इसमें if I ask you, एक मॉलिक्यूल अमोनिया का ले रहा हूँ, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के ले रहा हूँ, ठीक है, एक मॉलिक्यूल N2 का ले रहा हूँ, सॉरी एक मॉलिक्यूल N2 का ले रहा हूँ, 3 मॉलिक्यूल H2 के ले रहा हूँ, कितने मॉलिक्यूल अमोनिया के बनेंगे? You have a very simple answer for me that yes sir, as per the coefficients we understand 2 molecules of ammonia will get formed, right? Ab let's say if I say I am taking 2 molecules of N2 and 6 molecules of H2 and I ask you how much ammonia is going to get formed, right? Again your answer is going to be very simple, something that you can easily figure out based upon the coefficients कि सर 4 molecule of ammonia बनने चाहिए, right? What about this situation? If I give you 3 molecule of N2 and 3 molecule of H2 and then ask you how much or how many molecules of ammonia should get formed, what is your answer? 2. 2. So molecules formed and 2 molecules of N2 will remain unused. N2 के हिसाब से एनालिसिस करूं, ठीक है, if I do my analysis as per N2 और अमोनिया के कोफिशिएंट 1 और 2 हैं, है कि नहीं? N2 और अमोनिया के कोफिशिएंट 1 और 2 हैं रेस्पेक्टिवली, तो 3 से कितने बनेंगे अमोनिया के मॉलिक्यूल? 3 N2 के मॉलिक्यूल से 6 बन जाएंगे। अगर मैं एज पर H2 एनालिसिस करूं, ठीक है,
तो H2 का कोफिशिएंट 3 है और अमोनिया का कोफिशिएंट 2 है, तो 3 मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल बनने चाहिए? 2 molecules of NH3. मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3. सो कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है? दोनों अलग अलग आंसर दे रहे हैं ना. इसके पहले ऐसा नहीं हो रहा था. इसके पहले I wasn't encountering this situation because N2 and H2 both were giving me the same answers of how much ammonia should get formed. ठीक है, बट यहाँ पर N2 and H2 are contradicting each other. So what is correct is this concept above. ठीक है. Now many of you have already given me the correct answer कि sir 2 molecule correct होगा. ठीक है, 6 molecules गलत होगा. But let's explore why. ठीक है, how we come to that conclusion. ठीक है, अगर आपको मैं विजुअलाइजेशन करने के लिए बोलूँ, ठीक है, if you literally visualize N2 molecules and H2 molecules, ठीक है, तो यहाँ पर कैसा है, 3 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं एंड 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है. ये आपने थोड़ा बहुत बॉन्डिंग में पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में. So as per the reaction, what is happening is that 3 molecules of H2 are combining with 1 molecule of N2 to produce 2 molecule of ammonia. So यहाँ पर what I can see is that ये जो 3 molecules हैं, ठीक है, ये एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को पकड़ के उसके साथ रिएक्ट करके 2 molecules of ammonia मेरे सामने क्रिएट कर देंगे. So what is happening is I can see that यहाँ पर जो ये N2 है, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जरूरत से ज्यादा है. This is going to be called as excess reactant. ठीक है, N2 जो है वो excess है, जितना जरूरत था उससे ज्यादा है. H2 जो है उसको हम लोग बोलते हैं limiting reactant. This is the one that gets consumed completely. ठीक है, एंड इसी के हिसाब से ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसी के हिसाब से प्रोडक्ट्स का अमाउंट फॉर्म होता है. ठीक है, द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज एक्चुअली व्हाट डिसाइड्स how much product is going to get formed. So isn't this given, I mean, in the question itself that something is the limiting reagent and solve according to this? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है. मैंने तो बस ये एग्जांपल लिखा है आपके सामने कि 3 मॉलिक्यूल N2 के हैं, 3 मॉलिक्यूल H2 के हैं, और मुझे बताओ कितना अमोनिया फॉर्म होगा. बस इतना लिख के दिया मैंने. अब आप ये कह रहे हो कि सर आपने हेडिंग लिख के दी हमको केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, तो मतलब थैंक यू कैप्टन ऑब्वियस, लाइक आई एम टीचिंग अ कांसेप्ट. No sir, I was asking in questions generally, is it given or ऐसा कंपल्शन नहीं है. इन क्वेश्चंस you will have the task to identify whether it is a case of limiting reagent or not. okay sir, got it. ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया सबको? That why 2 molecules of N2 ammonia are forming. What is meant by excess, what is meant by limiting. ठीक है, सो यहाँ पर नोटिस करना that in future in questions identification of case of limiting reagent is an important skill set to acquire. ठीक है, हो सकता है क्वेश्चंस में आपको लिखा हुआ मिल जाए कि यू नो फलाना फलाना रिएक्टेंट इज एक्सेस, फलाना फलाना रिएक्टेंट इज लिमिटिंग, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी. आपको खुद से ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उसका एक सिंपल तरीका मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. बहुत सारे तरीके होते हैं, आई फाइंड दिस एज द सिंपलेस्ट. व्हाट यू डू इज, यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ मोल्स of reactants is not same as the ratio of their coefficients, then it is a case of limiting reagent. जैसे आप यहाँ पे ऊपर नोटिस कर रहे थे, ठीक है, 1 molecule 3 molecule, was it as per the ratio of their coefficient? So it wasn't a case of limiting reagent.
2 molecules, 6 molecules. This is as per the ratio of their coefficient. This is not a case of limiting reagent. ठीक है? 3:3. Is it equal to the ratio of their coefficient? The answer is no. That means it is a case of limiting reagent. Okay, so this becomes an easy way of identification of the case of limiting reagent. What are the important learnings that we acquired from this concept of limiting reagent? ये important learnings को भी मैं एक-एक करके tabulate करता हूँ. ठीक है, सबसे पहली learning is the limiting reagent is consumed completely. ठीक है, यहाँ पर आपने देखा ये H2 जो था ये मेरा limiting reagent था. The limiting reagent is something that gets consumed completely. What is the second learning? The second learning is that the amount of product formed is as per the limiting reagent. ठीक है, तो जो हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे कि N2 के हिसाब से जाएं कि H2 के हिसाब से जाएं, द आंसर इज H2 के हिसाब से जाना पड़ेगा. H2 के हिसाब से we'll have to judge कितना अमोनिया फॉर्म करेगा बिकॉज दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट. तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से हमें जज करना पड़ता है दैट कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. ठीक है, एंड द थर्ड लर्निंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट कितना एक्सेस रिएक्टेंट कंज्यूम होगा या कितना बच जाएगा वो भी लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही डिसाइड होगा. ठीक है, यहाँ पर आपने नोटिस किया दैट N2 में एक मॉलिक्यूल कंज्यूम हो गया, 2 बच गया. दिस इज अगेन एज पर द लिमिटिंग रिएजेंट. 3 मॉलिक्यूल H2 के, एक मॉलिक्यूल N2 को कंज्यूम करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल बच जाएंगे. ये H2 ही डिसाइड करेगा. ठीक है, तो आपको ये केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, इसका आइडेंटिफिकेशन और इसकी लर्निंग्स समझ में आ रही है? ठीक है, लिख लो इसको, फटाफट लिख लो. So, हाँ, sir, can you explain that part where you were telling us something related to chemical bonding and that मैंने ये बताया ना कि N2 का मॉलिक्यूल ऐसे N ट्रिपल बॉन्ड N लिखा जाता है. हाँ sir, and then after that, like, can you explain that you said that two nitrogen molecules will remain like as in they won't combine. यहाँ पे आप नोटिस करो ना, व्हाट इज इट दिस रिएक्शन इज टॉकिंग अबाउट. हाउ डू यू रीड दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स? One nitrogen molecule combines with 3 hydrogen molecules to form 2 molecules of ammonia. Right. Now what is it that I have done over here? One molecule of nitrogen is combining with 3 molecules of hydrogen and forming 2 molecules of ammonia. Yes, sir, understood. ठीक है? हाँ. Sir, you told how to identify the case of limiting reagent, but how will we identify which compound is the limiting reagent? दोबारा बोलो क्या? Sir, you told us that how to identify the case of limiting reagent, but how shall we identify which compound is the limiting reagent? हाँ, वो मैं करवाऊंगा अभी, आ रहा है वहाँ पे. So can you please show the learning part also on the screen? हाँ, ये लिख लिया जिसने लिखना था सब. ठीक है, अभी आइडेंटिफिकेशन और लर्निंग्स लिख लो फटाफट.
लिखा सबने? हाँ, वो करूँगा मैं, अभी इनको मैं अप्लाई करूँगा इन क्वेश्चंस, तो यू विल गेट टू नो दैट हाउ दीज लर्निंग्स आर गोइंग टू बी यूज्ड। एक अटेम्प्ट आप लो, फिर मैं आपके साथ में आगे बढ़ूंगा। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, दैट देयर इज दिस reaction and 6 moles of each x and y are given to undergo the reaction and आपसे बोला जा रहा है determine what the limiting reagent would be, how much x3y4 will be formed, how much of the excess reactant would be left। ठीक है, ये एक बार ट्राई करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं इसको कैसे वर्कआउट करना है। राइट, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। हाँ ठीक है दर्शन, राइट गार्गी, राइट प्रियल। खुश पार्ट 1 का ठीक है, बट डी और सी में गड़बड़ कर दिया। रोनाल पार्ट 1 ठीक है, बट बी और सी पार्ट में गड़बड़ कर दिया। हाँ ठीक है चित्राक्ष आपका। प्रियल थर्ड पार्ट में गड़बड़ कर दिया, पहले दो सही है। हर्ष पहला पार्ट करेक्ट है, बाकी दोनों गड़बड़ है। नहीं प्रणव, पहला ही गड़बड़ होगा तुम्हारा तो। ठीक है, हाँ पहला पार्ट ठीक है, पर पूर्वा पहला पार्ट ठीक है, ध्रुव आपका भी, बट दूसरा तीसरा गड़बड़ है। नहीं रुद्र, पूरा ही गलत है। हाँ ठीक है दर्शन, ऑल करेक्ट। नहीं खुश, सेकंड पार्ट इज नॉट करेक्ट। नहीं आर्यन, पहला और दूसरा पार्ट करेक्ट है, तीसरा पार्ट थोड़ा गड़बड़ कर दिया। तीसरा पार्ट में ये नहीं पूछा कितना कंज्यूम हुआ है, ये पूछा है कितना बचा है। ठीक है,
ऑलराइट, सो कैसे करेंगे, चलो आप लोगों में से काफी लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट करा है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उन लोगों के लिए एक स्टेप बाय स्टेप सिंपल मेथड है, ठीक है, कैसे हम लोग चलेंगे। आप ये स्टेप्स फॉलो करना शुरू करना। स्टेप 1, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। इन दिस केस एक्चुअली आई हैव डन द बैलेंसिंग फॉर यू, बट अगर क्वेश्चन में नहीं आएगा तो दिस विल बी लाइक स्टेप 0 इनफैक्ट, मतलब इक्वेशन लिखकर बैलेंस करके लिखना इज कंपल्सरी फॉर यू टू प्रोसीड एनी फर्दर। Then step 2 is calculate the moles of reactants. Thankfully इस क्वेश्चन में अगेन डायरेक्ट मोल्स का ही डेटा दे दिया, 6 moles of both are given to you, so you are fine with that, ठीक है। Then step 3 is calculate something called as stoichiometric ratio for each reactant. What does that mean? What does a stoichiometric ratio mean? It is basically moles upon coefficient, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का मोल्स जो भी दिया हुआ है अपॉन इट्स कोएफिशिएंट वो आप निकाल लो। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो x के लिए 6/3 और y के लिए 6/4 आ रहा है, ठीक है। इफ दैट स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो इज नॉट इक्वल, दैट मींस इट इज अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। एंड जिस रिएक्टेंट का स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो छोटा है, सबसे छोटा है, ठीक है, यहाँ पर तो 2 ही रिएक्टेंट है, बट लेट्स से इन फ्यूचर इफ देयर आर 3 रिएक्टेंट्स, 4 रिएक्टेंट्स, तो आप सबके मोल्स लिखोगे, सबका रेशियो निकालोगे, और जो सबसे छोटा होगा, द लीस्ट वन, दैट इज गोइंग टू बी योर LR, दैट इज गोइंग टू बी योर लिमिटिंग रीजन। तो यहाँ पर यू कैन सी दैट द लीस्ट वैल्यू ऑफ द स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो कम्स आउट फॉर Y, हेंस Y इज द लिमिटिंग रीजन। तो ये अपने पहले 3 स्टेप्स हो गए टू हेल्प यू अंडरस्टैंड पार्ट A, दैट Y इज द लिमिटिंग रीजन। अब step 4 would be important, we will be doing the analysis, ठीक है, will perform mole analysis, एक एक वर्ड important है यहाँ पर, will perform mole analysis as per the format. What was the format that we had discussed some time back? Start and end, ठीक है, और बीच में I will write reacted and produced, ठीक है, वो अब मैं वापस से आपके सामने इंट्रोड्यूस कर दूंगा ये फॉर्मेट। स्टार्ट, रिएक्टेड, प्रोड्यूस एंड एंड, क्या क्या होगा मोल्स के टर्म्स में, एंड हम लोग जो लर्निंग्स है हमारी वो यूज करते जाएंगे, ठीक है। सो लेट मी डू दैट एनालिसिस फॉर यू, ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर से बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेंगे, राइट, एक मिनट, हम लोग फिर से अपनी ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। 3x + 4y गिविंग x3y4, ये स्टार्ट हो गया, रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड हो गया, और ये एंड रहेगा, ठीक है। अब हाउ मच ऑफ x इज गिवन टू यू, बताते जाओ फटाफट फटाफट। 6 moles. How much of y is given to you in the start? 6 moles. How much of x3y4? Nothing. ठीक है। Now, what is the first learning? Out of the 3 learnings, read me out the first learning. The limiting reagent is completely consumed. All right. So why is the limiting reagent? It is completely consumed. तो मैं यहाँ पे -6 लिख दूँ? Yes, sir. Right. This is learning 1. -6. Learning 1, or I should just say that LR is completely consumed. What was the next learning? Limiting reagent decides the product. Right. So limiting reagent decides how much of product is going to get formed. है ना? तो यहाँ पर ये कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो लिमिटिंग रीजन के हिसाब से डिसाइड होगा। सो लेट्स डू दैट। ये y है,
और ये x3 y4 है, राइट। व्हाट आर देयर कोफिशिएंट्स? इसका कोफिशिएंट 4 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 6 से कितना प्रोड्यूस होगा? कैन यू टेल मी दैट? 1.5. तो यहाँ पे ये प्लस 1.5 मोल्स लिख दूं मैं, है कि नहीं? Why did I write the plus sign? Produced. Because प्रोड्यूस हो रहा है ना ये, राइट? समझ में आ रहा है ये, है कि नहीं? अच्छा, then what was the third learning? ये मेरा सेकंड लर्निंग था, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज पर LR. What was my third learning? Amount of excess reactant is also dependent on the LR. तो मैं एक्सेस रिएक्टेंट कितना कंज्यूम होगा वो भी मैं LR के हिसाब से बताऊंगा। तो कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग वो एनालिसिस भी x और y के बीच में, राइट। x का कोफिशिएंट कितना है? 3, y का कोफिशिएंट है 4, तो y के 6 मोल से कितना x कंज्यूम होगा वो मैं निकाल सकता हूँ। कितना आ रहा है? -4.5 आ रहा है कि नहीं? Yes. Right, this was our third learning ना, amount of excess reactant consumed as per LR, लिमिटिंग रिएजेंट ही हम लोग निकाल रहे हैं। तो अब आप मुझे बता सकते हो एंड में कितना रहेगा? 6 में से 4.5 कंज्यूम हो गया तो कितना बच जाएगा? 1.5. है कि नहीं? LR तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया तो एंड में 0 रहेगा, और प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हो गया? 1.5 मोल्स। तो ये एनालिसिस समझ में आया कैसे करा? I didn't understand why we subtracted 4.5 from 6. रिएक्ट हो रहा है ना, कंज्यूम हो रहा है ना, तो एंड में क्या होगा? इनिशियल माइनस रिएक्टेड। ये जो एंड So, है, sir, that's for the third part, right? The moles of excess reactant. हाँ, तो 6 - 4.5 दैट इज 1.5 बचेगा ना। मतलब यहाँ पर आप नोटिस करो ना, 6 वाज व्हाट? 6 वाज व्हाट वाज स्टार्ट में? इनिशियल, ठीक है। व्हाट इज 4.5? दैट इज व्हाट वाज कंज्यूम्ड। तो Yes, sir, 1.5 got it. Sorry. I thought that we were subtracting x from y. नहीं नहीं, हमने y यूज करके पता करा ना x कितना कंज्यूम होगा, ठीक है। ये समझ में आया? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes. राइट, आप लिख लो, ये सारे स्टेप्स लिख लो जिसने नहीं लिखे हैं, ठीक है। दोज हु हैव बीन एबल टू लाइक गेट द आंसर एंड अंडरस्टैंड, मैं उनका ये क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जिसको नहीं आया था, आई वुड वांट यू टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप केयरफुली, ठीक है। जिसका आ गया है वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। राइट डाउन, जिसका नहीं आया है प्रॉपरली स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 फॉलो करो, और फिर उन्हीं को यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फॉलो करके आंसर निकालो, ठीक है। हाँ बोलो प्रियल, कुछ डाउट है? हाँ सर, वो जो कोएफिशिएंट्स होता है हम उसको किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं ना, या तो वॉल्यूम या तो मोल्स ना। हाँ, अगर गैसेस हैं तो वॉल्यूम वॉल्यूम का कंपैरिजन भी हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू।
Could you scroll down a bit? हाँ ठीक है, एनालिसिस वाला जो पार्ट था ना, एनालिसिस वाले पार्ट में आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट बाय ट्राइंग टू राइट बाय योरसेल्फ. अगर नहीं आएगा तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प तो करूंगा ही सही. So if 6 had not been given, so I have written general answers without reading that 6 question part. So would my answers be correct? You have written what? So I didn't read that above part of the question which said 6 moles. So I just wrote general answers. So will they be correct or are they wrong? 6 मोल्स नहीं लिया तो फिर आपने स्टार्ट कैसे करा एनालिसिस अपना? So वेरिएबल्स के टर्म्स में छोड़ दिया? yes, sir. नहीं नहीं, ऐसा क्यों करोगे यार? मतलब आपके सामने दिया तो हुआ है. हाँ sir, I just didn't read that. My mistake. नहीं ठीक है, मतलब आंसर तो क्वेश्चन के हिसाब से करना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे कर पाएंगे आगे. ठीक है, ट्राई करा आपने, एनालिसिस भी लिखा? नहीं लिखा तो अब एनालिसिस भी लिख लो अच्छे से. और जिसने आंसर देने शुरू कर दिए हैं, एक ही करेक्ट है सिर्फ, खुश. अच्छा नहीं नहीं, एक सेकंड, माय बैड, एक सेकंड, लेट मी जस्ट क्विकली. आप लोगों ने डेसिमल में भी आंसर दिया है ना? हाँ ठीक है, गार्गी आपका करेक्ट है, नहीं आर्यन, नहीं हृदय, खुश आपका करेक्ट है, मृणाल आपका करेक्ट है, चित्राक्ष आपका करेक्ट है, राजवीर आपका करेक्ट है. हाँ अभी मृणाल आपका ठीक है, बाकियों का गलत है.
हाँ ठीक है पूर्वा। राइट दर्शन। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में, अब आपको समझ में आ रहा होगा। सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। राइट डाउन द बैलेंस्ड इक्वेशन, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, calculate the stoichiometric ratio. We find it is not equal. The one which is lowest is the limiting reagent. You find out that N2 is the limiting reagent, and then do the entire mole analysis with respect to N2 to find out कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एज एन एक्स्ट्रा थिंग मैंने यहाँ पर ये भी निकाल लिया कितना अमोनिया, कितना H2 कंज्यूम होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट यू गेट द आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, तो फिर आई थिंक अब आपको मैं सेट ऑफ क्वेश्चन दे सकता हूँ फॉर यू टू प्रैक्टिस। ठीक है, बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल वैसे भी इसमें ही कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एंड देन यू टेक अ चंक ऑफ होमवर्क विच वी कैन डिस्कस ऑन सैटरडे। ठीक है, सैटरडे को मैं आपके साथ में आपका क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर लूँगा। So could you go back to the question once? 1 ग्राम N2 और 3 ग्राम H2 है, बस दैट इज द क्वेश्चन। Okay, yeah, thank you. ठीक है, So, हाँ so N2 plus 3H2 gives you 2 NH3. So that means 3 grams of H2 gives you 34 grams of NH3, right? 6 grams. Sorry, 6 grams of H2 gives you 34 grams of Yeah. NH3. So sir, यहाँ पे H2 is the limiting reagent, no? नहीं, see this is what I don't want to do. I don't want to spend my time and effort into making you unlearn something that you have learned पहले। ठीक है, मैंने आपको मास एनालिसिस वैसे ही मना करा है कि मेरे को मास एनालिसिस नहीं करना है। ठीक है, आई प्रेफर डूइंग मोल एनालिसिस। सो वट एवर दैट यू हैव लर्न पहले, ठीक है, आई वॉन्ट यू टू आइदर एडजस्ट इट, ठीक है, और डिस्कार्ड इट एंड अंडरस्टैंड द अप्रोच दैट आई एम स्पीकिंग। ठीक है, बिकॉज आई थरली गेट दीज क्वेश्चंस दैट सर हमने तो ऐसे सोचा था, ये ऐसे करा होगा, एंड उसमें लाइक हैं पुराने तरीके बच्चों के जो पहले सीख के आते हैं। ठीक है, तो you yourself figure out what is it that you had thought. Okay, sir. मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने का, दैट इज यू टेक मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट एंड कंपेयर। ठीक है, ऑलराइट, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? हाँ, करते हैं हर्ष, डीपी पे डिस्कस करेंगे तब कर लेंगे। So could you scroll down once? बोलो बोलो। So in that previous question, प्रीवियस क्या? in the previous question, you've written, no, sorry, this question only. Can you just go a little down? Yeah. So वो 3/2 लिखा था और 1/28 लिखा था ना? हाँ हाँ. So sir, here doesn't, like when we were calculating the moles of reactants, like when it's given N2 plus 3H2 gives 2 NH3, doesn't that mean that the moles of the reactant will be like for N2 it will be 1 only and for H2 3? Why do you say that? Because generally whenever we see that, no, sorry, that would be molecules. Sorry, my नहीं bad. नहीं, एक मिनट, आप मॉलिक्यूल्स भी सोचोगे तो भी चलेगा, बट दैट इज हाउ यू रीड द Reaction. रिएक्शन। ठीक है,
but is it necessary that I always will have 1 mole or 3 mole of H2 with me? Can't I just mix any amount of N2 and H2? Yes, you can. I can, no, that is what I'm doing. I want to do this reaction N2 plus H2 giving ammonia, but somehow whatever I'm getting from as my source is 1 gram N2 and 3 gram H2, and I just mix them and made them react to give ammonia. Why can't I do that? So isn't that like the normal reaction only, that H2 plus N2 plus 3H2 gives 2NH3? Yes, that is what the reaction is happening. Yeah. Okay. Right now, how much of H2 is going to react, how much of N2 is going to react, that is what the entire concept of limiting reagent is about now. Yes. That इसमें हमने रैंडम अमाउंट में रिएक्टेंट्स ले लिए, तो फिर अब हम फिगर आउट करेंगे उनके मोल्स कितने हैं, स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे और फिर बताएंगे कि उसमें लिमिटिंग रिएजेंट N2 था, तो यानी कि N2 जो है वो पूरा कंज्यूम होगा, H2 है वो एक्सेस है, जरूरत से ज्यादा है, तो उसका कितना कंज्यूम होगा और फिर N2 के हिसाब से कितना अमोनिया बनेगा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, गॉट इट, थैंक यू. ऑल्सो सर वो क्वेश्चन मैंने VML लेके किया, हो गया कैंसिल. ठीक, और बताओ, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, चलो मैं इसके क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता हूँ, आप लोग ट्राई करना, ठीक है, एंड देन लेट्स डिस्कस देम. ठीक है, आज ही भेज दूंगा मैं, आज ही टाइम निकाल के ट्राई करना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं भेजूंगा, थोड़े बहुत क्वेश्चंस भेजूंगा बुकलेट में से, वो आप ट्राई करो एंड देन लेट्स डिस्कस देम. ऑन सैटरडे राइट? हाँ, मतलब मैं होमवर्क का डिस्कशन सैटरडे को करूँगा, बट आई वुड वांट यू टू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस राइट अवे, so to at least get a hang of this concept of limiting reagent, because अब अगली क्लास में, कल की क्लास में I will be assuming कि हाँ बच्चों को limiting reagent का concept समझ में आ गया है, तो now I will increase the complexity of this limiting reagent के questions only. Okay sir, thank you, bye. ठीक है, चलो, all right.